स्मृतियों के स्वर। दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमने आपको सुनवाया था जाने माने पत्रकार और वॉइस ओवर आर्टिस्ट संजय पटेल से बातचीत वहां पूरी नहीं हुई थी, तो चलिए आज उस बातचीत का अगला यानी दूसरा और अंतिम भाग सुनवाते हैं। तो सुनिए संजय पटेल से अपनी इस रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। संजय पटेल का रेडियो से बड़ा गहरा नाता है। उनके लिए रेडियो और विविध भारती तिलिस्मी दुनिया की तरह है। सच कहें संजय जी, तो आप खुद बड़ी ललित भाषा में बात कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ ललित शब्दों को जब हम पाते हैं रेडियो सुनने वाले के मुख से तो हमें भी बड़ा आनंद आता है। तो ये जो भाषा की लालित्य है, ये जो संगीत की जानकारी है, क्योंकि आप खुद एक मंच प्रस्तोता हैं, मंच पर संगीत में कार्यक्रमों का संचालन किया करते हैं, तो ये जो जानकारियां हैं, ये जो पाठशाला है, क्या आपके लिए रेडियो पाठशाला की तरह रहा है? क्या कुछ सीखा आपने रेडियो से? जी, माता पिता और जो फॉर्मल स्कूलिंग हुआ है उसके बाद मैं समझता हूँ कि यदि रेडियो ना होता, कितने लोग आप देखिए, अब्बल मिर्जा, राम सिंह पंवार, कांता गुप्ता, फिर आप दूर तक आप चले जाएं तो यूनुस खान, ममता सिंह, बंसल, मिश्रा, कमल शर्मा जी, लोकेंद्र शर्मा जी, महेंद्र मोदी जी, कितनी आवाजें आप बात कर रहा हूँ तो मुझे न जाने क्या क्या राकेश जोशी, आप सब लोगों ने मिलकर दरअसल रेडियो को बदल दिया, उसका आपने फेस लिफ्ट दे दिया। लेकिन उसके पहले तो ब्रजेंद्र मोहन, मुंशी द्वारी लाल, गणपत लाल डांगी, म्यूजिक मास्टर भोला शंकर, हवा महल, साज और आवाज, बापरे क्या एक लंबी फैन। मुझे तो लगता है मुझे अपने कुलबे में अपने रिश्तेदारों के इतने नाम मुझे याद नहीं है जितने रेडियो के नाम याद है। और वहीं से एक तमीज मिली कि बात को ऐसे कहा जाता है। पत्रावली जब आता था तो पत्रावली में किस तरह से पत्रों को पढ़ा जाता था, उसके जवाब किस तरह से दिए जाते थे, ये सारे संस्कार भाषा के। और एक सीमित समय में भाषा का जो डेकोरम है उसको कैसे मेंटेन करना। आज जब मैं मंच पर होता हूँ तब भी मुझसे कोई बेवजह किसी लतीफे की न तो फरमाइश कर सकता, न आग्रह कर सकता है, न मेरे से ऐसा होता है, क्योंकि मेरी आत्मा कहीं रेडियो से बंधी हुई है। ऐसे स्वर स्मारकों को सुना जिन्होंने पूरे रेडियो की एक बनावट की है। एक अविस्मरणीय घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। 9:15 बजे अब समाचार होंगे, ऐसा कहा गया। 31 जुलाई 1980 का दिन, और पहले समाचार का लीड जो न्यूज थी वो पढ़ के तुरंत कहा गया, हमें दुख से आपको बताना पड़ रहा है कि जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी ताज हृदय गति रुकने से निधन हो गया। मैं आपको बताऊं ममता जी, मैं पूरी रात नहीं सो पाया उस रात। 31 जुलाई 1980 से लेके 1 अगस्त तक का दिन है, पूरी रात हम लोग नहीं सोए और ऐसा लगा कि घर का कोई परिजन चला गया। तो मोहम्मद रफी को इंदौर तक लाने में या हिंदुस्तान के पूरा एक गायक बनाने में विविध भारती का कितना बड़ा योगदान। जन जन की आवाज, ठीक है वो एक फिल्म संगीत का पार्श्व स्वर तो थे, लेकिन माध्यम कौन था? विविध भारती ही था। यदि आज कहते हैं कि वो एक बड़ी आवाज है प्लेबैक की, इसका माध्यम कौन है? ये तो विविध भारती। और सचमुच रेडियो से एक पूरा दौर हमने सीखा, समय से जागना, समय से सोना और समय के साथ चलना सीखा है हम सब ने। हम बात समय की चली है। संजय जी बताइए हमें कि समय बदल रहा है, तस्वीर, परिवेश, जीवन, बात व्यवहार, आचरण, रिश्ते, सब कुछ में बदलाव आ रहा है। तो जीवन में तस्वीर की उपस्थिति बहुत बड़ी रही है। ऐसे में रेडियो की क्या भूमिका है आपके नजरिए से? मुझे लगता है कि कई बार अपने लाइव शोज के अंदर कोई गीत की पंक्तियां सुनाते हुए या संगीतकार का नाम बताते हुए या गीतकार का नाम या गायक का नाम बताते हुए या फिल्मकार का नाम बताते हुए जरूर कहता हूं कि भूले बिसरे गीत सुनिए या आज के फनकार सुनिए या रात को छाया गीत सुनिए। तो उस इसरार के अंदर ये बात भी निहित होती है कि मुझे उसकी एक फिल्मोग्राफी मालूम पड़ती है, उसकी हिस्ट्री मालूम पड़ती है, पर मैं ये जरूर कहता हूँ। फिर कई लोग प्रोग्राम के बाद में मुझसे कहते हैं कि आप कहते हैं भूले बिसरे गीत सुना करिए या हवा महल सुना करिए, तो रेडियो सुनने के लिए तो संजय भाई सुनिए, कब समय तो है नहीं। मैं कहता हूं कि सांस लेने के लिए तो अलग से समय निकालना नहीं पड़ता, रेडियो सुनने के लिए भी वैसे अलग से समय नहीं निकालना पड़ता है। रेडियो एक ऐसा एक डिवाइस है या ऐसा एक यंत्र है या एक ऐसा एक तत्व है जो चलता रहे, जिंदगी चलती रहे तब तक रेडियो चलता रहे। उसने बहुत सिखाया है और वो समय के लिए अलर्ट करता है, भाषा के लिए अलर्ट करता है। आपको किसी भी आप अवसाद में है, किसी परेशानी में, आप जरा सा स्विच ऑन करिए, कोई कार्यक्रम सुनिए, गीत सुन लीजिए, आपको लगेगा कि अरे ये कुछ समय
बदला जा सकता है। इस बातचीत को बदल करके वापस से हम अपने खुशहाल, अपने मौसम में खुशहाल मिजाज में हम लौट सकते हैं। ये काम सिर्फ रेडियो कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कितनी भी विजुअल दुनिया हो जाए, कितने भी व्हाट्सएप आ जाए, हम लोग वर्चुअल माध्यमों की तरफ जाएं, रेडियो बदलेगा नहीं, रेडियो रहेगा, वो शाश्वत है। अगर ये संसार शाश्वत है तो मैं कहूंगा रेडियो भी शाश्वत है। क्या बात है। रेडियो के कार्यक्रमों में बहुत सारे बदलाव आए और अब तकनीक के साथ साथ रेडियो ने भी तकनीकी तौर पर चलना सीखा कि अब विविध भारती खासतौर से अलेक्सा पर मौजूद है, विविध भारती का फेसबुक पेज है और मोबाइल ऐप पर आप सुन सकते हैं रेडियो के बहुत सारे चैनल विविध भारती पे। तो ये जो बदलाव है ये आपको कैसा लगता है? बहुत सुखद लगता है, खास करके फोनिंग कार्यक्रमों में हम लोग देखिए भाषा को सजाने संवारने वाले विद्यार्थी हैं, लेकिन बहुत एक सामान्य व्यक्ति, कोई दर्जी भाई हैं, कहीं से अपना काम निकाल कर आपको कॉल कर रहे हैं, कोई किसान है, कोई हरियाणा, दूरस्थ हरियाणा से या कश्मीर से कोई भाई, कोई ड्राइवर भाई आपको कॉल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आकाशवाणी और रेडियो को सुनता हूँ तब मुझे लगता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस वक्त लगता है कि पूरा भारत एक है। क्या बात है। संजय जी, रेडियो हम सबके जीवन का साथी रहा है। कौन सा ऐसा क्षण आया, मौका आया जब आपको लगा कि रेडियो आपका सखा बन गया, रेडियो आपका साथी बन गया, चाहे वो रेडियो का कोई चैनल और हो, चाहे विविध भारती हो? बताइए। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कि बहुत एकांत प्रिय व्यक्ति हूँ और उस एकांत में सबसे प्रिय मित्र रेडियो ही है। इसलिए कभी भी बहुत ऑड टाइम भी जीवन में कभी आया एक आध बार आया, लेकिन उस वक्त भी ऐसा लगा कि रेडियो की उपस्थिति यदि है तो वो जीवन में कुछ विपरीत नहीं है। कोई भी रात का प्रसारण लगा लीजिए, दिन में लगा दीजिए, सवेरे सुन लीजिए, अपने आप आपको गति में ला देता है रेडियो। तो मुझे लगता है कि जीवन में एकमात्र मित्र यदि कोई है तो आकाशवाणी है या रेडियो है। उसकी उपस्थिति जीवन के अंतिम सांस तक रहे। जी। संजय जी, आपके पिताजी रेडियो से जुड़े रहे हैं, उनके बारे में बताइए। मतलब किस तरह का उनका कामकाज था रेडियो में और उनसे आपने क्या कुछ सीखा? मैं उस पीढ़ी का हूँ जहाँ की बुजुर्गों के साथ में एक डिस्टेंस हुआ करता था। अच्छा। तो मैंने शोज एंकर भी करना शुरू किया तो छुप के करता था। अच्छा। तो बताता नहीं था कि ये गजल शो करने जा रहा हूँ या फिल्मी कार्यक्रम कर। बहुत बाद में उनको धीरे धीरे मालूम पड़ा, लेकिन उनको एक प्रसारणकर्ता के रूप में तो मैंने बहुत एक प्रभावी स्वर के रूप में उनको सुना। ये सब लोग जो मैंने आपसे कहा कि स्वतंत्र कुमार ओझा, नरहरि पटेल, हमारे यहाँ से तपन मुखर्जी, उन्होंने तो कुछ प्रोडक्शन सत्येंद्र शरद जी के साथ में और दीनानाथ के साथ में, चिरंजीत जो आकाशवाणी के लिए हवा महल लिखा करते थे, नंदलाल शर्मा के साथ में और एक बहुत बड़े निर्देशक, नाट्य निर्देशक भारत रत्न भार्गव के साथ में भी उन्होंने काम किया। तो वो तो विविध भारती से भी अभी उनके कई नाटक बजते हैं, जिसमें खास करके स्वप्न वासव दत्ता तो बार बार बजता है। हवा महल में एक झलकी बजती है उनकी, कॉलोनी कल्याण मंडल, जिसमें उनकी आवाज, उनके तकरीबन 500 से ज्यादा रेडियो नाटक आकाशवाणी इंदौर से आकाशवाणी के पास में दर्ज। और ये होता था कि वो बहुत एक लोकप्रिय थी और प्रतिष्ठित भी कर सलाहकार यानी टेक्स्ट कंसल्टेंट रहे। लेकिन रेडियो का आमंत्रण आया, प्रभु जोशी जी ने याद किया कि वो सतह से उठता ऊपर आदमी, वो मुक्तिबोध की कविता के ऊपर कुछ ज्यादा आपकी आवाज चाहिए, तो नंगे पैर तारीख बढ़ाकर मुवक्किल को ये कह के भैया मुझे आकाशवाणी से निमंत्रण आया है, मुझे तो ये नाटक रिकॉर्डिंग करने के लिए जाना है, तो चले जा रहे हैं। और रात को 10, 11 बजे तक हमने उनको घर लौटे हुए देखा। कभी कभी तो रात को 1 बजे तक हमने देखा है कि किसी नाटक की रिहर्सल चल रही है तो लौटे। तो वो पिता के बाद में रेडियो और रेडियो के बाद में पिता, जैसे अभी वो 92 के हैं, लेकिन अभी भी रेडियो की बातें उनसे करिए तो वो इतने भावुक हो जाते हैं, उनको लगता है कि एक परिवार का सदस्य। उन्होंने बच्चों के कार्यक्रमों के लिए बहुत लिखा, झलकियां लिखी, रूपक लिखे, इस मास का गीत एक हुआ करता था, वो गीत उन्होंने लिखे। तो रेडियो से तो उनका नाता, जब भारत ने पोखरण में जब पहली बार जब परमाणु विस्फोट किया तो तत्काल जो रिकॉर्डिंग्स, जो ओबी रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, उसमें उनकी एक कविता को रिकॉर्ड करने के लिए आकाशवाणी से अधिकारी आए थे और उनकी रचना रिकॉर्ड कर वहीं उन्होंने पूर्व वो रचना लिख दी। रचना तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो लिखी थी। तो रेडियो मतलब ऐसा होता था कि रेडियो यानी परिवार, हम पटेल परिवार का ही दूसरा हिस्सा। और एक दौर था जब रेडियो से कमेंट्री सुनने का एक अलग मजा था कि लोग एक साथ इकट्ठे होते थे, एक रेडियो सेट रख दिया गया है आंगन के मुंडेर पर और कई लोग सुन रहे हैं। तो ये क्या आपने भी इस तरह कभी सुना है? अरे वो सेंसेशन तो मैं क्या बताऊं, जब मैं कॉलेज में था उसके एकदम कॉलेज जब रिसेस होती थी, छुट्टी होती थी, बीच की खाने का ब्रेक होता था तो दौड़कर पान की दुकान तक वहां तक चले जाते थे। पान वान तो खाना होता नहीं था, लेकिन वो रेडियो सेट, भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो बाहर। और जहां वो जैसे ही उन्होंने कहा कि और इसके साथ में विश्वनाथ का शतक पूरा, सुशील दोषी जब कहते थे, वो पूरे जब हमारे सब मित्रों का जो एक शोर होता था उसमें, वो क्या बताऊं, उसको मैं कैसे बयां कर सकता हूँ। या सुशील दोषी का वो
फ्रेज की भाग्यशाली रहे कि बैट्स का किनारा नहीं लिया है, वरना स्लिप में वो आउट हो जाते थे। और ये 4 रन जसदेव सिंह जी को सुनना, मुरली मनोहर मंजुल को सुनना, इन सब लोगों को स्कंद गुप्त एक हुआ करते थे। शुभा मुदगल जो है उनके फादर हुआ करते, इलाहाबाद में वो कॉलेज में वो प्राध्यापक थे। स्कंद गुप्त जी भी आए हैं रेडियो कमेंटेटर के रूप में। तो योगा राव हुआ करते थे। अंग्रेजी में भी कई लोग थे जिनकी बहुत अच्छी आवाज हुआ करती थी। डॉक्टर नरोत्तम पुरी हुआ करते थे, वो भी रेडियो पर पहले बोलते थे। तो ये सब लोग तो हमारे लिए स्टार्स हुआ करते थे। तो जसदेव सिंह जी जब पहली बार आए, उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनके चरण स्पर्श किया और कार्यक्रम का संचालन किया। तो उन्होंने कहा, संजय तुम कभी क्यों नहीं आए रेडियो कमेंट्री की तरफ? मैंने कहा, सर जिसकी जहाँ जहाँ जो उपस्थिति होती है वो ईश्वर तय करता है। एक मुद्दे पर हम और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बातचीत बड़ी दिलचस्प चल रही है। समाचार वाचकों की क्या भूमिका रही है आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में? मैं तो समझता हूँ कि अखबार तो सवेरे आता है हमारे आंगन में, हॉकर जब रख के जाता है, रात को ही 8:30 पौने 9 बजे अब समाचार होंगे। उसको सुनने से पूरा, देखिए गूगल और सारा हमारा जो वैश्विक दुनिया, अब कहते हैं कि दुनिया पूरी एक हो गई है, लेकिन पहले दुनिया को एक करने वाला कौन था? दुनिया को एक करने वाला रेडियो ही था। तो कितने समाचार सुनने के बाद एक समाचार प्रसारण मुझे अभी तक याद है कि जिसमें बेगम अख्तर के निधन का समाचार, और एक ही समाचार में देवकीनंदन पांडे जी ने वो या कृष्ण कुमार शर्मा ने वो समाचार पढ़ा था। मैं अभी तक, या शुभ्रा शर्मा जी ने शायद, मुझे याद नहीं इसने पढ़ा था, लेकिन वो समाचार मुझे अभी तक शायद देवकीनंदन पांडे जी ने पढ़ा था। पंडित श्री कृष्ण रातन जनकर और उस्ताद अमीर खान साहब की डेथ एक ही दिन हुई थी। और वो बहुत हृदय विदारक था कि संगीत जगत की 2 विभूतियां एक ही दिन 2 का निधन हुआ। ये दुखद ये भी समाचार जब आते थे, और सुखद समाचार भी, जैसे मैंने आपको परमाणु की भारत अब एक परमाणु ताकत हो गया, या 71 में जब अपोलो जब गया था और चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और वो पैर रखे, तो वो समाचार भी 10 साल की उम्र का अभी तक मेरे कानों में है वो दर्ज अभी हल्का सा। लेकिन आकाशवाणी के समाचारों की तो बात ही अलग है। अगर आप कुछ और नहीं, अगर किसी समाचार बात जोड़ पाए हैं, तो रेडियो आपको अपडेटेड रखता है, आज भी रखता है, और 70 के दशक से जब से मैंने सुनना शुरू किया तब तक रखा है। बिल्कुल। कुछ आपके पसंदीदा कार्यक्रम होंगे जिनका नाम आप लेना चाहते हैं, चाहे वो भारती से हो, चाहे आकाशवाणी इंदौर से हो? बिल्कुल, पहले क्रम पर तो संगीत सरिता, जिसमें दादाजी के बाद में संगीत एप्रिसिएशन का, और न जाने कितने प्रसारणों के माध्यम से संगीत का तत्व, राग रागिनियां क्या होती हैं, ठाट क्या होते हैं, समय राग क्या होता है, वर्जित स्वर क्या होते हैं, ये सारी जानकारियां, कितनी जानकारियां, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एक संगीत का विश्वविद्यालय ही 7:30 बजे हमारे कान, अब तो खैर 6:45 बजे, पहले 7:30 बजे होता था। अब क्योंकि वो वही मेरी याद में दर्ज, 6:45 अब होने लग गया, मानस गान के बाद होता है। संगीत सरिता हमेशा पहला प्रसारण रहा, और उसके बाद में हवा महल बहुत दिनों तक विस्मृति। अब वो समय कुछ ऐसा होता है जब मैं कहीं मंच पर होता हूँ या कहीं और होता हूँ, तो थोड़ा छूट सा जाता है। संगीत सरिता पहला, और फिर दिन के जितने भी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम, और उसमें भूले बिसरे गीत में तो इतना कुछ जोड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। छाया गीत मेरा प्रिय कार्यक्रम रहा, वहां से भाषा का संस्कार किए रेडियो अनाउंसर कितनी स्थिति को बदलते हुए जब वो बार बार आता है, तो वो छाया गीत कैसा होता है, जिसमें मौसम का जिक्र है, जिसमें प्रेम का जिक्र है, जिसमें रिश्ते का जिक्र है, जिसमें त्योहारों का जिक्र है, जिसमें एक बत कही न होते हुए, और एक आरजे अपनी बात को कह रहा है, अपना मन खोल रहा है, और उसमें वो वही वाली बात है कि जो लैंग्वेज की जो एक ग्रेस है और डिग्निटी है, उसको कैसे रेडियो मेंटेन करता है। ये सब प्रसारण कभी भी दिल से दूर नहीं, और कभी जी। बड़ी ही दिलचस्प बातचीत चल रही है संजय जी। आकाशवाणी 90 बरस का हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर का एक बुजुर्ग, घर का एक मार्गदर्शक अब 90 बरस का हो गया। खुशी का पल है ये, और खुशी का पल होगा भी जब ये दिन रेडियो से प्रसारित होगा कि आज 90 का हो गया आकाशवाणी। यही कहूंगा कि आकाशवाणी का स्वर अब शतक की ओर अग्रसर है, तो हमें ईश्वर उस दिन तक इस दुनिया में रखे जब हम आकाशवाणी को या रेडियो को 100 बरस का होते हुए देखें। बहुत बहुत मुबारक। इंदौर से मैं संजय पटेल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने बड़ी रोचक बातें की, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नमस्कार। स्मृतियों के स्वर, अभी आप सुन रहे थे जाने माने पत्रकार और वॉइस ओवर आर्टिस्ट संजय पटेल से अपनी इस रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्मृतियों के स्वर।